Class 10, we are going to discuss about chapter 6, the political party in civics. इन दोनों वर्ड से आप बहुत ही फैमिलियर, पॉलिटिकल पार्टी. If you go in your villages or cities or anywhere in India, what you find? You find every person from anywhere, from any corner of the cities or of the rural area, they know about some political party, but it is not necessary that they should also know about our constitution. Okay, देखिए ऐसा है कि जब आप कहीं जाते हैं या अपने गांव गए हो या शहर के किसी हिस्से में गए हो, चाहे कोई आदमी पढ़ा लिखा हो चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानता तो जरूर. लेकिन अगर आप उसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल चीजों को जान रहा होगा या उसे समझ रहा होगा, तो यहां थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि शायद ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जान रहा हो. तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एज वी नो दैट वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ऑल्सो वी आर आवर डेमोक्रेटिक टाइप इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. That means the people of whole country, the citizens of whole country elect their representative and send them in a parliament on the behalf of their representation. Okay, यानी इलेक्शन के जरिए हम अपने अपने एरिया से, अपने अपने लेजिस्लेटिव एरिया से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उन्हें अपने देश की सबसे बड़ी संसद या पार्लियामेंट में भेज दे, जहां पर वो हमारे लिए और पूरे देश के लिए, पूरे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, डेवलपमेंट कैसे हो इस पर डिस्कशन करते हैं. दिस इज द कीज ऑफ डेमोक्रेसी. डिस्कशन इज द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डेमोक्रेसी. विदाउट डिस्कशन नो डेमोक्रेसी. So what is these parties and why this is called political? It means a political party is a group of people who come together to contest in an election and hold power in government. मतलब हुआ कि ये कुछ लोगों का समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जो किसी खास तरह की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और एक ही तरीके से या कुछ डाइवर्सिटी के साथ ऐसी पॉलिसीज पर सहमत होते हैं जिससे इस कंट्री का डेवलपमेंट किया जा सके या यहां के लोगों को डेवलप किया जा सके. मतलब अब वो ये काम कैसे करेंगे? अपने व्यू को, अपने एस्पेक्ट को, कि हमें इस अपने देश को, अपनी कंट्री को इस रास्ते पर ले जाकर डेवलप करना है, इस काम को वो कैसे करेंगे? तो इस काम को वो करेंगे पावर में आकर. यहां पावर में आकर कहने का मतलब है कि वो अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करके ऐसा कर सकते हैं. गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने का मतलब है कि जब उन्हें पॉलिटिकल पावर मिल जाए, और पॉलिटिकल पावर मिलने के लिए आपको पता ही होगा कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन जरूर से जरूर होते हैं. तो हमारे देश में आप जैसे जानते हैं कि हर 5 साल के इलेक्शन होते हैं. ये पार्टी इन्हीं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती हैं, ताकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वो देश के लोगों का और देश का हमारे डेवलपमेंट कर सके, उनके लिए पॉलिसीज बना सके, उनके लिए लॉज बना सके फॉर द बेटर कंडीशनिंग ऑफ देयर लाइफ. एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. अब एक ही पार्टी के लोग एक ही तरह की पॉलिसीज पर सहमत होते हैं और वह इन्हीं से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाते हैं जिससे कि इस देश की कंट्री को आगे बढ़ाना. इट सिक्स टू बी इंपॉर्टेंट दीज पॉलिसीज
बाय विनिंग इलेक्शन। वो इन्हीं पॉलिसीज को स्प्रेड करके, इन्हीं पॉलिसीज का एडवर्टीजमेंट करके लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो दूसरे पार्टी से कैसे बेटर है। तो बेसिकली मतलब क्या हो गया पॉलिटिकल पार्टी का, कि कुछ लोगों का संगठन होता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एक खास तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, एक खास तरह की विचारधारा को लेकर, और पॉलिटिकल पावर पाने की कोशिश करते हैं थ्रू द इलेक्शन। फिर पॉलिटिकल पावर अगर उनको मिल जाती है तो वो अपने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इस देश का डेवलपमेंट करते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज। तीन चीजें होती हैं एक पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कंपोनेंट होता है वो हमको तीन चीजों में देखने को मिलता है। पहली बात, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर तो जरूर होगा। सेकंड, उस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ एक्टिव मेंबर्स भी होंगे जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरे कंट्री में लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ उस पार्टी के फॉलोअर्स भी होते हैं, यानी ऐसे भी लोग होंगे जो उस पार्टी की नीतियों को, उस पार्टी के पॉलिसीज को पसंद करते होंगे और चाहते होंगे कि हमारे देश में इसी पार्टी की गवर्नमेंट बने और उनकी पॉलिसीज और उनके लॉज के अकॉर्डिंग हमारे देश का डेवलपमेंट हो और हमारे देश में नई नई पॉलिसीज आए। पावरी सिस्टम में जो होने वाला परिवर्तन है, इसका जो विरोध करने वाला तबका है, जो लोग हैं, वो रिएक्शनरीज कहलाते हैं। यानी वो लोग जो पुराने इंस्टीट्यूशन को एज इट इज चलना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस को नहीं देखना चाहते। एंड द सेकेंड इज द कंजर्वेटिव। अभी कंजर्वेटिव लोग कौन है, इनकी विचारधारा क्या है? ये बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन अ स्टेट ऑफ क्यू। स्टेट ऑफ क्यू का मतलब कि जैसी जो जैसा है ऐसा ही रहने दो। इन्होंने विरोध किया कि जो जैसा है उसको बदलो नहीं, बल्कि विरोध किया, पुराने इंस्टीट्यूशन को उन्होंने बचाने रखने की कोशिश की। अब ये इनके में देखिए बहुत माइनर सा फर्क है इनके दोनों। कंजर्वेटिव क्या करते हैं, जो व्यवस्था जैसी चली आ रही है उसको वैसा ही रहने दो, ना ही वो इसके सपोर्ट में आते हैं और ना ही इसका खुल के विरोध करते। दीज आर द कंजर्वेटिव। एंड द लिबरल्स। लिबरल मीन्स मध्यमवर्गी, जो बीच का रास्ता निकालता हो। कहीं विवाद हो तो जो बीच का रास्ता निकाल देते हैं लिबरल। ठीक, देखिए कॉन्फ्लिक्ट में कोई बीच का रास्ता, प्रॉब्लम सुलझ नहीं रही है, बीच का रास्ता निकाल लिया, लिबरल। यानी जो पुराने एम एट द रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। इनका मूल उद्देश्य, इनका जो एम होता है वो जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूशन है उसमें सुधार करना है, उसमें रिफॉर्मेशन करना है। जैसे आपको पता है कि हमारे सोसाइटी का कुछ डार्क साइड भी है, लाइक चाइल्ड मैरिज। आपको पता है कि पुराने समय में चाइल्ड मैरिज होती थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें सुधार किया, तो दे आर लिबरल। अभी तो एक्ट भी आ गया है कि 18 गर्ल रहेगी और 21 बॉय रहेगा तभी वो मैरिज कर। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कि अब गर्ल भी 21 की हो जाएगी तभी वो मैरिज कर पाएंगे। ओके, तो दीज आर द रिफॉर्म्स। भी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा कि ऐसी कौन सी पार्टीज हैं हमारे देश। रेडिकल्स मीन्स दे वांट टू चेंज टोटली एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। ये पूरी तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हमारे कंट्रीज में काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। रेडिकल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये एग्जाम्पल बनती है। लिबरल के लिए कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये लिबरल है, ये बीच के रास्ते निकलती है। और ये जो है इसमें आप एनसीपी को देख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसी बेसिस पे इन पार्टीज को तीन कैटेगरीज में और डिवाइड किया जाता है। ये जो रेडिकल होते हैं, जो रिफॉर्म नहीं चाहते बल्कि पूरा एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही चेंज करना चाहते हैं, दीज आर राइटीज, इनको दक्षिण पंथ बोला जाता है। और ये जो चेंजेस को नहीं चाहते हैं, यानी जो हमारे रिएक्शनरीज हैं और कंजर्वेटिव हैं, दे आर लेफ्टिस्ट। और ये जो बीच वाले हैं लिबरल, इनको सेंट्रिक बोला जाता है।
तो दीज 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स आर अवेलेबल। ये 4 तरह के विचार हैं जो हमको अक्सर पार्टीज में देखने को मिलता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज में हमको देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है ये समझा। दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव ऑन सेम फेथ, सेम टाइप ऑफ पॉलिसीज, और उस पर वो काम करते हैं और अपने मतों को, अपने अपने फेथ को, अपनी स्ट्रेटेजी को चारों तरफ एक्सप्रेस करते हैं ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़ पाए, मीन्स उनके वोटर्स बढ़ पाए। और वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं ताकि वो पावर में आ पाए और रूलर पार्टी बन पाए, और जो उनके पास एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है कि हम कैसे अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे, ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं। तो दीज पार्टीज आर, ये कुछ तरह के काम करती हैं, कुछ तरह के फंक्शंस करती हैं पावर में आने के लिए। इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। स्टेप बाय स्टेप कुछ फंक्शंस मैंने ले रखे हैं, इसी को हम लोग समझेंगे। शायद आपकी बुक में भी ये मेंशन है, और भी फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम इनमें कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। हम सब जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। पार्टिसिपेशन मतलब कि वो अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना चाहती है। इलेक्शन में जो भी पार्टी जीतती है या जिस पार्टी के मैक्सिमम कैंडिडेट जीतते हैं, वो पार्टी फिर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और फिर पार्टी अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसीज बनाती है और लॉ का इंप्लीमेंटेशन करती है ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्कशन। तो पहला क्या कि पार्टीज का जो पहला फंक्शन है वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में हर 5 साल को इलेक्शन होता है, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हो या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन होते हैं, वो 5 ईयर्स पे होते हैं। लोकल लेवल पे भी इलेक्शन 5 ईयर्स के लिए होते हैं। हालांकि जो पार्टी का कॉन्टेस्टेंट हमको देखने को मिलता है वो मेनली स्टेट लेवल के इलेक्शन पर और सेंट्रल लेवल के इलेक्शन पर देखने को मिलता है, ठीक ना। अब ये जो पार्टी होती है, देखिए इसमें कैंडिडेट, पार्टीज जो होती हैं अपनी कैंडिडेट को खड़ा करती हैं ताकि वो पर्टिकुलर एक एरिया से, एक लेजिस्लेचर एरिया से वो इलेक्शन लड़ सके। तो इन मेंबर्स के, इन कैंडिडेट्स के चुनाव का तरीका अलग अलग हो सकता है अलग अलग देश। देखिए जैसे यूएसए का एग्जांपल लेते हैं। यूएसए में जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं या उनके जो फॉलोवर्स होते हैं, वो इस बात का डिसीजन लेते हैं कि इस पार्टी की तरफ से कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किस कैंडिडेट का होगा। लेकिन इंडिया में हम देखने को हमको क्या मिलता है कि इंडिया में जो हेड ऑफ पार्टी होता है, यानी जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा ऑफिस जिसका होता है इंडियन की पॉलिटिकल पार्टी में, वही इस बात का डिसीजन लेते हैं कि किस एरिया से कौन सा पर्टिकुलर आदमी इलेक्शन में फाइट करेगा। ठीक, तो पहला फंक्शन हमारा ये था। नाउ सेकेंड फंक्शन इज पार्टीज पुट द फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। ऐसा क्यों करती हैं पार्टीज? हमारे देश में देखिए बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत डाइवर्स पार्टीज हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। ऐसा क्यों है कि इतनी सारी पार्टीज हमारे कंट्री में है, ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फंक्शन को समझ। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ऐसा क्यों करती है? देखिए मैं क्या सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो क्या सोचते हैं, मैटर डिफरेंस कर सकता है। यानी सबके सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जो चीजें इस देश के लिए, इस कंट्री के लिए अच्छी हो, जरूरी नहीं है कि वो आपके हिसाब से भी। ठीक, तो इस वजह से हर पार्टी का नजरिया भी अलग अलग होता है, वो अलग अलग तरीके से देश का डेवलपमेंट करना चाहता है। अब जिस पार्टी के नजरिए से मैक्सिमम वोटर्स का नजरिया मैच करे, यानी मैक्सिमम लोग समझे कि हाँ इस पार्टी की, इस पर्टिकुलर पार्टी की के जो डिसीजंस हैं या जो इनका जिस पर ये आगे अगर रूलिंग पार्टी बन जाते हैं तो आगे जिस पर काम करने वाले हैं, उससे इस देश का बेहतर उद्धार हो सकता है, बेहतर डेवलपमेंट हो सकता है, तो वो उस पार्टी की तरफ जाएंगे। तो एक ये फैक्टर बनता है जिसकी वजह से पार्टीज की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए सबको एक ही बात पर सहमत हो जाना ये थोड़ा कठिन सा है कि सभी एक ही बात पर सहमत हो जाए। डेमोक्रेसी में सब एक बात पर सहमत नहीं हो सकते।
मैक्सिमम लोग एक बात पर सहमत हो सकते हैं, दोनों में फर्क है, इस बात को समझिएगा। अधिक से अधिक लोगों का एक बात पर सहमत होना और सभी लोगों का एक बात पर सहमत, इन दोनों बातों में फर्क है। तो सभी लोग तो एक बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोग जब एक बात पर सहमत हो जाते हैं तो हम मानते हैं कि डिस्कशन पूरा होता है और उन्हीं को लेकर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के फेवर में इलेक्शन किए जाते हैं और वो पार्टी फिर गवर्नमेंट में आ जाती है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पार्टी जीत नहीं रही है उसकी पॉलिसीज बुरी हो, या जो पार्टी जीत गई हो उसी की बहुत पॉलिसीज अच्छी। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन में नेक्स्ट है, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉस। जब भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है, मेजॉरिटी मीन्स जिस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट इलेक्शंस में जीत दर्ज करते हैं, वो पार्टी मेजॉरिटी में हो जाती है। उस पार्टी की फिर गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो जब पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, वो अपने ही पार्टी में से कुछ लोगों को मिनिस्टर्स बनाते हैं और बाकी लोग पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ये लोग आपस में मिलकर, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो सब मिलकर ही कोई काम करेंगे, साथ में डिस्कशन कर कर किसी भी लॉ को बनाते हैं। किसी भी लॉ, कोई जरूरत है, अगर किसी नए तरह के लॉ की जरूरत है तो लॉ मेकिंग में ये पार्टीज मेंबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये पावर में आएंगे, पावर में आने का मतलब कि जब इनकी गवर्नमेंट बनेगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ पार्टी ऐसी भी होगी जो मेजॉरिटी में तो नहीं है लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में सीट को जीता हुआ है, सीट जीत रखी हुई है, तो ये लोग अपोजिशन में रहते हैं। मान लीजिए रूलिंग पार्टी कोई लॉ लेके आ रही है, तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए या गवर्नमेंट को उसकी कमियों को बताने के लिए ये जो अपोजिशन होता है, अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, वो इस पर बहस करते हैं। इस तरह से चाहे पार्टी पावर में हो या कोई पार्टी अपोजिशन में हो, दोनों लोग मिलकर लॉ के मेकिंग प्रोसेस, आपको पता है लॉ हमारे पार्लियामेंट में बनता है, एग्जीक्यूटिव द्वारा उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इन लॉज के मेकिंग प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। जब इलेक्शंस कंडक्ट हो जाते हैं और इलेक्शंस के रिजल्ट जो होते हैं वो डिक्लेयर होते हैं, तो उसमें किसी न किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है, मेजॉरिटी सीट्स पर जीत मिल जाती है। तो जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आती है, प्रेसिडेंट उनको बुलाते हैं कि आइए आप अपनी सरकार बनाइए, आप अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करिए। वो अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं और 5 इयर्स के लिए अपनी सरकार को चलाते हैं। सरकार को चलाने का मतलब है कि वो अपनी पॉलिसीज से और जो कुछ लॉ पुराने हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं, जिन लॉ में कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, कुछ नए लॉज को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट है, पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। देखिए अपोजिशन का मतलब क्या है। जैसे सपोज करिए, यहां पर समझते हैं कि मान लीजिए कि 100 प्लेसेस हैं लोकसभा में, जस्ट सपोज, इतने हैं नहीं, आगे बताऊंगा कितने। अब मेजॉरिटी का मतलब है कि किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 50, मेजॉरिटी में आने के लिए 50% से ज्यादा सीट्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है, मान लीजिए कोई पार्टी ए है और कोई पार्टी बी है, सपोज सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पार्टी ए ने 51 सीट पर जीत दर्ज की और पार्टी बी ने 49। तो इन दोनों नंबर से आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो 51 वाला है उसके पास ज्यादा सीट्स पर विनिंग है, वो ज्यादा सीट को जीता हुआ है। तो कहेंगे कि हाँ, पार्टी ए इज इन द मेजॉरिटी, और जो प्रेसिडेंट होंगे इनको बुलाएंगे कि आइए अब अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करिए। तो ये तो चले जाएंगे गवर्नमेंट बना लेंगे। इनका क्या, ये क्या करेंगे? तो डेमोक्रेसी में इनको ऑपोजिशन कहा जाता है, यानी जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको ऑपोजिशन का दर्जा दे दिया जाता है। इनका भी रोल डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब अगर ये ना रहे तो ये अपनी मनमानी कर सकते हैं कुछ खास मकसद के लिए, कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो हम स्पेशल काइंड ऑफ लॉ का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन इनके रहते ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर कोई पॉलिसी गलत है तो उसका विरोध कर सकते हैं, जनता के सामने उसको रख सकते हैं। तो सरकार की जो साख होती है इस तरह से गिरा सकते हैं। यानी डिस्कशन में अपोजिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब मान लीजिए जैसे इस समय बीजेपी हमारी जो है वो रूलिंग पार्टी है, और जो हमारी कांग्रेस है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो ऑपोजिशन में है। तो आप देखते होंगे कि दोनों में चूहे बिल्ली का खेल लगा रहता है। ये कोई लॉ लेके आते हैं तो ये उसका विरोध करते हैं, कुछ कुछ मामलों में सपोर्ट भी करते हैं। अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजों में सिर्फ और सिर्फ विरोध किया जाए, अपोज किया जाए, ऐसा नहीं होता है। जो चीजें सही हैं उसमें वो सपोर्ट भी करते हैं। ठीक। जो नेक्स्ट है हमारा, पार्टी शेप द पब्लिक ओपिनियन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टी शेप द पब्लिक ओपिनियन? देखिए, कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने बताया था आपको सॉरी बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि पार्टी अगर कोई पार्टी है तो उसमें एक लीडर होता है, पार्टी का लीडर होता है, पार्टी के एक्टिव वर्कर्स होते हैं और उसके फॉलोवर्स होते हैं। अब ये सारे लोग क्या करते हैं कि पार्टी की जो विचारधारा होती है, पार्टी का जो कंसेप्ट होता है, उससे ये ताल्लुक रखते हैं, उसको मानने वाले। तो अपने इन विचारों को स्प्रेड कैसे किया जाए? हर पार्टी का जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी पॉलिसी से, उनकी नीतियों से अट्रैक्ट हों, और जब इलेक्शन कंडक्ट हो तो उन्हें वोट करें। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला एम होता है, सबसे पहला उद्देश्य होता है। ठीक है बच्चों? तो वो एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट करते हैं। जैसे आप लोगों को इस समय पैट्रियर्की में दिख रहा होगा, देश में दिख रहा होगा कि अगर कोई भी चीज देश में गलत हो रही है तो सामने लोग सेना को खड़ा कर देते हैं, और जानते हैं हम सब देश भागते हैं। ठीक ना? सेना के नाम पे हम लोग कुछ भी कर देते हैं। सेना और धर्म, रिलीजन के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। जैसे राम राज्य का कॉन्सेप्ट चल रहा है इस समय, लोग बोल रहे हैं राम राज्य आएगा, पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। अगली जो बात है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। अब यहां पर सहभागिता, कोऑपरेशन कैसे होता है, सहभागिता वाली बात कैसे होगी? देखिए, जो पार्टीज होती हैं, अगर वो रूलिंग पार्टी बन जाती है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर लेती है, तो अलग अलग तरह की स्कीम लॉन्च करती हैं जिससे लोगों का वेलफेयर हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, साथ ही साथ एक वेलफेयर स्टेट भी है। वेलफेयर स्टेट का जो एम होता है वो होता है अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना, अधिक से अधिक लोगों का वेलफेयर करना। जैसे उज्ज्वला स्कीम थी, ठीक ना बेटा? ये जो स्कीम्स आती है, जैसे जनधन योजना थी, ये जितनी भी स्कीम्स आती है, ये क्या करती है? ये जो लोकल लोग हैं हमारे, जो आसपास के हैं, जो गवर्नमेंट में नहीं है, उनका गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन बिठाती हैं और डायरेक्ट उनकी स्कीम से उनको बेनिफिट मिलता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और भी ज्यादा हो सकता है, तो हम लोग लाइव सेशंस में उन चीजों को और डिस्कस कर लेंगे, अगर और आपको डीपली इन चीजों को पढ़ना है। थैंक यू। अब हम पॉलिटिकल पार्टी और उसके फंक्शंस को समझने के बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हमें हो गया, लेकिन इसका एक और क्लासिफिकेशन, कितने तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग मेजर तौर पर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। कुछ फर्दर ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, या प्रेशर ग्रुप, या नॉट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो इनके बारे में हम लोगों को बहुत डीप स्टडी नहीं करनी है, बहुत डीप डिस्कशन नहीं करना है। हम लोग प्रेशर ग्रुप्स के बारे में लेकिन जरूर डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहा जाएगा। देखिए, हमारे देश में जितने भी ये राजनीतिक दल हैं,
जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस चीज का जो सर्टिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तो हमारा सेंट्रल में है यानी पूरे देश के लिए, और एक स्टेट में भी होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। दोनों के काम अलग अलग हैं, अभी हम उनके कामों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो कौन मान्यता देता है पॉलिटिकल पार्टीज को, कौन मान्यता देता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताता है हमें कि कौन सी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, या कौन सी पार्टी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, या कौन सी रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है। इन सारी चीजों का जो सर्टिफिकेशन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से होता है। देखिए, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रिकॉग्नाइज रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए यह जरूरी है, ये आवश्यक है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होना चाहिए। तो आगे देखिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहली चीज जो देखने को मिलेगी, डिफरेंशिएट करने में ये चीजें आपको मदद करेंगी कि किसको हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। दीज पार्टी हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट। जितनी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनकी लगभग सभी स्टेट्स में अपनी एक स्टेट यूनिट होती है। जैसे बीजेपी की ऑल ओवर द इंडिया अगर हम देखें तो हर स्टेट में स्टेट यूनिट्स हैं उनकी। जैसे कांग्रेस, दीज आर द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमारे देश में कितनी नेशनल पार्टीज हैं? हमारे देश में, हमारी कंट्री में कुल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनके नाम आपको फाइंड करने हैं। अगला जो टर्म देखने को मिलेगा हमको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में वो है दीज पार्टीज हैव यूनिक सिंबल, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल। जितने भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट सिंबल इशू करता है। जैसे बीजेपी के लिए कमल का फूल है, जैसे कांग्रेस के लिए पाम है, स्टिक। और जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो इन पार्टीज के जो कैंडिडेट होते हैं सिर्फ वो ही इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है, अ पार्टी दैट secure at least 6% of total vote in the लोकसभा। देखिए, ये बड़ा मेजर नॉर्म है किसी पार्टी के डिक्लेरेशन का कि वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं। जब लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, देखिए वोटिंग भी 2 तरह की होती है। वोट जितने भी डाले जाते हैं उसमें कुछ वोट वैलिड होते हैं और कुछ वोट इनवैलिड होते हैं। तो जो वैलिड वोट्स हैं, अगर कोई पार्टी लोकसभा इलेक्शन कम से कम एटलीस्ट 6% वैलिड वोट पाती है, कितने परसेंट? 6% वैलिड वोट पाती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक ना। और इसके साथ साथ क्या है, और असेंबली इलेक्शन, यानी या तो लोकसभा में वो एटलीस्ट 6% वोट पाए, या जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं यानी जो हमारे स्टेट्स के लिए इलेक्शंस होते हैं उसमें कम से कम 4 स्टेट्स में, इसमें कितने में कोई पार्टी असेंबली इलेक्शन में कम से कम 4 स्टेट्स में एटलीस्ट 4 सीट्स जीती हो। कितनी सीट्स जीती हो? 4 सीट्स। तो 2 नॉर्म्स हैं। पहला, जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो कोई पार्टी अगर नेशनल पार्टी डिक्लेयर होती है, होना चाहती है, तो कम से कम लोकसभा में 6% वैलिड वोट्स उसके फेवर में आने चाहिए, या असेंबली इलेक्शन में कम से कम 4 स्टेट्स में कम से कम 4 सीट्स पर उनको जीत दर्ज करनी होगी। तो इन पार्टीज को हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुछ प्रिविलेजेस भी होते हैं,
जैसे ये रेडियो पे या टेलीविजन पे अपने प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर सकते हैं या पॉडकास्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ये सीख चुके हैं कि क्या क्या नॉर्म्स होंगे, क्या क्या बिहाफ्स होंगे जिसके ऊपर किसी भी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा देगा या नेशनल पार्टी इसको डिक्लेयर करेगा। मैंने आपसे बताया कि हमारे देश में 6 ऐसी पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टीज का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, जिनके पास नेशनल पार्टी के सर्टिफिकेशन। उन्हीं में से जो पहली है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको आईएनसी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका जो लोकप्रिय नाम है, वो है कांग्रेस। थोड़ा सा समझते हैं इसकी हिस्ट्री को, कांग्रेस के मतलब को, कि कांग्रेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखिए, कांग्रेस की मीनिंग होती है एक महासभा। महासभा मतलब कोई ऐसी मीटिंग जिसमें बहुत सारे लोग मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो कांग्रेस का मतलब हो गया महासभा। देखिए, ये इतिहास के हिस्ट्री के उस समय की बात है, लगभग 1885, 28 ऑफ दिसंबर 1885। ये वह दिन है हिस्ट्री में जिस दिन कांग्रेस बनती है। इस समय लॉर्ड डफरिन, नाम को फिर से सुनिएगा, लॉर्ड डफरिन हमारे देश के वायसराय थे, ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे। नाम क्या है उनका? लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस पार्टी बनी। तो पहला फैक्ट हिस्ट्री ये है कि कांग्रेस पार्टी जब फॉर्म होती है तो उस समय इंडिया का वायसराय कौन था? तो आंसर होगा आपका कि इंडिया के वायसराय उस समय लॉर्ड डफरिन थे। देखिए, एक आदमी है जिनका नाम था A.O. ह्यूम। ए फॉर एप्पल यानी A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टोवियम ह्यूम। ये एक रिटायर्ड सिविल सर्विस के ऑफिसर थे। इन्हीं के प्रयासों से आईएनसी का गठन हो पाता है, नेशनल कांग्रेस का गठन हो पाता है, ठीक ना। कहां पर हुआ था? देखिए, आईएनसी का जो गठन था, जो इसके फॉर्मेशन का प्लेस था, पहले वो डिसाइड किया गया था कि पुणे में होगा, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल गया था, तो जिसकी वजह से इसके जो फॉर्मेशन के लिए जो प्लेस डिसाइड किया गया वो फिर मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। तो मुंबई में इसकी फर्स्ट मीटिंग में 72 कैंडिडेट्स या 72 पर्सन्स ने पार्टिसिपेट करते हैं और कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जी हाँ, ये वही नाम है, वही उसी स्कूल का नाम है, उसी कॉलेज का नाम है जहां पर ये 72 पर्सन्स की मीटिंग होती है। ये मुंबई में है, सॉरी, 72 पर्सन्स की मीटिंग होती है मुंबई में। मुंबई में कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। यहां पर ये लोग मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब हमारे देश की एक अपनी पॉलिटिकल व्यू होगी जिसको कांग्रेस के थ्रू हम स्प्रेड करेंगे ऑल ओवर द इंडिया। तो एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी का जो फॉर्मेशन था वो भारत की पहली पॉलिटिकल व्यू थी, भारत की पहली राजनीतिक अभिव्यक्ति थी। मतलब कि पूरे देश के लोगों की जो समस्याएं थी उसको इस कांग्रेस पार्टी अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करती है। देखिए, आपने नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक का, बिल्कुल ही सुना होगा। बड़े फेमस एक हिस्ट्री के पर्सन रहे हैं, हम हिस्ट्री में बहुत ही फेमस पर्सन रहे हुए हैं बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कांग्रेस के गठन को लेकर कुछ सवाल किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे। पहली बात कि A.O. ह्यूम जो कि एक ब्रिटिशर्स थे, वो क्यों इंडिया की आजादी के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाने पर सहमत? तो यंग इंडिया एक पेपर आता था उस समय में, यंग इंडिया में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि देश में एक रेवोल्यूशन दस्तक दे रहा है, एक क्रांति होने वाली, जो कि इस ब्रिटिश साम्राज्य को, इस पूरे ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया से उखाड़ फेंकेगी।
अगर लोगों को अपनी बात कहने का कोई मंच नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे? अंदर ही अंदर उबलते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे। एक एग्जाम्पल, अगर आपके घर, सबके घर में प्रेशर कुकर होता है। क्या होता है? प्रेशर कुकर। उसमें आप दाल पकाते हैं, उसमें आप चावल पकाते हैं। अगर सोचिए उस प्रेशर कुकर की सीटी काम ना करती हो तो थोड़ी देर में वो कुकर फट जाएगा। तो इंडिया को बाल गंगाधर तिलक ने उसी प्रेशर कुकर से कंपेयर किया। उन्होंने बताया कि विद्रोह की भाप जो है वो पूरे देश में जमा हो रही है और ये किसी भी समय फट सकती है। कांग्रेस के गठन के बाद, जैसे ही कांग्रेस का गठन होता है, इस विद्रोह की भाप को, इस विद्रोह की वेपर को निकलने का एक रास्ता मिल गया। जैसे कुकर में से एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज करने का रास्ता मिल जाता है। सीटी बजती है, कुकर डिप्रेस हो जाता है, उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। उसी तरह से कांग्रेस के बनने के बाद जो एंगर था पूरे इंडिया में लोगों का ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, वो इस कांग्रेस के मंच से धीरे धीरे कम होने लगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सेफ्टी वॉल्व कॉन्सेप्ट। तो सेफ्टी वॉल्व कॉन्सेप्ट कांग्रेस के फॉर्मेशन पे ही क्वेश्चन मार्क लगाता है कि असल में ये देश को आजाद कराने के लिए नहीं, या देश के हित को साधने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बनाई गई। अच्छा, कांग्रेसियों के स्टार्टिंग के कार्यक्रमों को भी हम देखेंगे, शुरुआती 20 सालों के, तो हमको ऐसा लगता भी है कि जैसे ये इंडिया के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहा है। लेकिन समय के साथ साथ ये पार्टी देश के लिए काम करने लगी। इसमें अलग अलग विचारधाराएं फूटी। कोई एक्सट्रीमिस्ट हो गया, कोई पीसफुल काम करता था, अलग अलग तरह की विचारधाराएं। 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में 1977 तक कांग्रेस पार्टी का ऑल ओवर इंडिया रूल रहा। हम आपको बता चुके हैं कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल पार्टी सिस्टम है या डबल पार्टी सिस्टम है। मैंने बताया कि हमारे देश में हजारों पार्टी, लेकिन फिर भी इतने लंबे समय तक सिर्फ एक पार्टी का शासन रहने की वजह से कुछ पॉलिटिशियंस ने, या जो कुछ पॉलिटिकल साइंस के जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया में वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक ना? उसके बाद फिर जनता दल की सरकार आती है, बीच में बीजेपी की भी सरकार आती है। हम देखते हैं कि अभी मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले भी 10 सालों तक जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 सालों तक कांग्रेस ने राज किया, हमारे ऊपर राज किया, या उनकी सरकार की, कहना ज्यादा सही होगा। ठीक है? तो ये कांग्रेस है। कांग्रेस जो है वो एक नेशनल पार्टी है। इसका जानते हैं आप, सिंबल फॉर्म होता है। ठीक ना? इसको यूपीए भी कभी कभी आप ये वर्ड सुनते होंगे, यूपीए। मैं बताता हूं ये क्या होता है। यूपीए का मतलब हो गया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसका क्या मतलब है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक ना? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। मतलब जो कांग्रेस पार्टी है एक तो, और इस कांग्रेस पार्टी की जो सपोर्टर पार्टियां हैं, यानी जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करती हैं, और जब गवर्नमेंट कांग्रेस की फॉर्म होती है तो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में ये कांग्रेस पार्टी का साथ देती हैं, इनका सहयोग करती हैं, इनका हेल्प करती हैं। ये सब कुछ मिलाकर बनता है हमारा यूपीए। यानी यूपीए में पहला तो आईएनसी होगी, और साथ ही साथ अदर पार्टीज भी होंगी। आईएनसी होगी और साथ साथ अदर पार्टीज होंगी, जिनको हम कहेंगे कि कांग्रेस के ये घटक दल हैं, कांग्रेस के ये एलायंस। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेशनल पार्टी में हम लोगों ने कांग्रेस के बारे में जाना। अभी जो सेकेंड नेशनल पार्टी है वो है बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों ने बीजेपी के साथ दो टर्म सुने होंगे। एक तो बीजेपी आप सुनते ही हैं, दूसरा सुनते हैं एनडीए। ठीक ना? एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जैसे याद करिए कि जब मैं आप लोगों को कांग्रेस के बारे में बता रहा था तो उस समय मैंने यूपीए का जिक्र किया था,
यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। उसी तरह से यूपीए क्या था हमारा, यूपीए कांग्रेस और कांग्रेस के जो सपोर्टर्स थे, इन सभी दलों को मिलाकर, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर यूपीए बनती थी। यानी इसमें कांग्रेस जो था वो मुख्य घटक दल के रूप में है और बाकी की जो छोटी पार्टियां हैं वो कांग्रेस की सपोर्टर हैं। तो कांग्रेस और उसके सपोर्टर पार्टियां मिलकर यूपीए बनाती थी। ठीक इसी तरह से जो अलायंस है बीजेपी का, यानी एक ऐसा अलायंस, एक ऐसा समूह जिसमें बीजेपी बतौर मुख्य पार्टी है और साथ ही साथ बीजेपी की विचारधारा से सहमत रखने वाले या राजनीतिक लाभ के लिए जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो बीजेपी और उन समर्थित पार्टियों का जो गठबंधन है, जो अलायंस है, जो साथ है, उसको कहा जाता है एनडीए, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक बेटा, देखिए बीजेपी का जो फॉर्मेशन होता है 6 अप्रैल 1980 में होता है, लेकिन बीजेपी की अपनी एक हिस्ट्री है। ये पार्टी 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ बनाया। ये भारतीय जनसंघ 1977, आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी तो हमारे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी और इमरजेंसी के दौर तक देश में सिर्फ एक ही पार्टी कांग्रेस का ही शासन चलता रहा। तो इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शंस होते हैं 1917 में, उस समय भारतीय जनसंघ ने और ऐसे दलों के साथ गठबंधन किया जो कि कांग्रेस के खिलाफ थे, और भारतीय जनसंघ ने मिलकर और उन दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई 1977। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाया गया भारतीय जनसंघ, जिसका फॉर्मेशन 1951 में हुआ था। इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो इसी पार्टी ने, किस पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने और पार्टियों के समूह के साथ गठबंधन बनाया और उसको कहा गया जनता पार्टी। इस जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ वोट लड़ा, इमरजेंसी के मुद्दे पर इलेक्शन लड़े और 1970 के इलेक्शंस में वो काफी मेजॉरिटी के साथ आते हैं और कांग्रेस को पहली बार केंद्र में, सेंट्रल में हार का मुंह देखना पड़ता है। थोड़े समय के बाद ही जनसंघ में भी, जनता पार्टी में भी फूट पड़ जाती है और 1980 में, कब बेटा, 1980 में इस जनता पार्टी से एक अलायंस अलग हो जाता है और वो बनता है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। यानी पूरी हिस्ट्री क्या रही कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया, भारतीय जनसंघ ने और दलों के संगठन के साथ इमरजेंसी के बाद जो संगठन बनाया, जो ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बनाया, वो बनी जनता पार्टी। जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ा गया 1977 में, उसमें मेजॉरिटी में आती है और उसके बाद 1980 में जनता पार्टी से बीजेपी अलग हो जाती है और इस तरह से 1980 में हम देखते हैं बीजेपी हमारी फॉर्म हो जाती है। डेट क्या है, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का ऑफिशियल फॉर्मेशन होता है, लेकिन बीजेपी की जो जड़ें हैं वो काफी पहले से 1951 से ही हमको देखने को मिलती हैं। इसकी आइडियोलॉजी क्या है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टी कैन कैटेगराइज इन 4 टाइप्स। फर्स्ट इज रिएक्शनरी, सेकेंड इज कंजर्वेटिव, थर्ड इज सेंट्रिक एंड फोर्थ इज रेडिकल। आप कांग्रेस के शासन के बारे में, जब कांग्रेस का रूल चल रहा था ऑल ओवर द इंडिया, तो आप अगर उसके बारे में अपने पेरेंट्स से चर्चा करेंगे तो कांग्रेस की जो नीतियां थी वो सेंट्रिक थी, वो सेंट्रिक लेफ्ट पॉलिटिक्स करती थी। यानी कि अगर दो ग्रुपों में किसी भी तरह का विवाद है तो हमेशा बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती थी। इस वजह से वो सेंट्रिक थी, मध्यम विचारधारा की थी, यानी हर समस्या का समाधान वो बीच के रास्ते से निकालने की कोशिश करती थी। लेकिन इस तरह से हम कहेंगे कि आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो कांग्रेस है वो सेंट्रिक है, लेकिन आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर बीजेपी की बात करें तो वो रेडिकल है। रेडिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज जो पुरानी इंस्टीट्यूशन है और जो संस्थाएं चली आ रही हैं उसको पूरी तरह से निष्ठ नाबूद करके एक नई व्यवस्था को जन्म देने का प्रयास करती हैं। बीजेपी के गवर्नमेंट में देखिए ऐसा हो भी रहा है। आपको पता है कि 2014 से
कब से बेटा? 2014 से ऑल ओवर द इंडिया बीजेपी रूलिंग पार्टी है, और ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप बीजेपी जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई हुई है। और इसी पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि हमारे देश के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है। तो इस तरह से हम ये बीजेपी के बारे में देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जाना, वो थी कांग्रेस और वो थी बीजेपी। जो तीसरी है वो है हमारी बीएसपी, यानी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन का मतलब हो गया ढेर सारे लोग, यानी इनका यह दावा है कि इनकी विचारधारा से भारत के अधिकतर लोग ताल्लुक रखते हैं। लेकिन बीएसपी जो है वो मुख्यतः दलित पॉलिटिक्स करती है। अब ये दलित क्या है और दलित की पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, अगर हम एंशिएंट टाइम से सोचे इसके बारे में कि व्हाट वाज द एंशिएंट सोशल सिस्टम इन आवर सोसाइटी, तो हम कुछ चीजों को क्लियर करते चले। ऐसी मान्यता थी कि हमारे यहाँ आर्य आते हैं और जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और अपने सोशल स्ट्रक्चर में फिर उनको जगह देते हैं और फिर वो शूद्र कहलाते हैं। तो जनरली इन्हीं शूद्रों से हम आशा लगाते हैं कि ये जो बहुजन समाजवादी पार्टी इन्हीं शूद्रों की पॉलिटिक्स करती है। अब निश्चित बात है कि जब आर्य बाहर से आए हैं तो वो नंबर में कम होंगे और जो यहाँ पर हैं वो ज्यादा होंगे। उसके बाद मिडवल एज में आते हैं, तो मिडवल एज में जब हमारे यहाँ मुस्लिम रूलर था तो उस समय भी ये पिछड़े रहे, ये सोशली पिछड़े रहे, ये एजुकेशन के मामले में पिछड़े रहे और ये वेल्थ के मामले में भी पिछड़े रहे, ये रिलीजन के मामले में भी पिछड़े रहते थे। ऐसा जो हमारी एंशिएंट सिस्टम चले आ रहे थे या जो मिडल पीरियड में सिस्टम बनाए गए या जो हमारा सूत्रा पीरियड चला उस टाइम पे जो सिस्टम बनाए गए उसके हिसाब से जितने भी अछूत थे, जितने भी अनटचेबल लोग थे वो मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते थे, मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते थे। तो एक तरह का एक आक्रोश रहता था इस तबके के अंदर। तो इन्हीं की पॉलिटिक्स करती है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। इन्हीं की पॉलिटिक्स करती है और ये बताने का दावा करती है ये कि हम इनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम इनके इमरजेंस के लिए काम कर रहे हैं। असल में ये पार्टी भी, यानी बीएसपी के जो फाउंडर थे वो भी कभी हिस्सा थे भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के, और 1984 में हुए विवाद की वजह से ये अलग होकर एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं बीएसपी। कब फॉर्मेशन होता है इसका? 1984 में। ध्यान रखिएगा कि जब जनता पार्टी टूटना शुरू हुई, जनसंघ का अलायंस बना, तो जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ 1977 में इलेक्शन लड़े इमरजेंसी में और कांग्रेस को सेंट्रल से हटाया। 1980 में फिर इनके बीच में विवाद होता है और इसी जनता पार्टी से बीजेपी अलग होती है और 1984 में फिर बीएसपी। कांसीराम पहले इसी जनसंघ के ही सदस्य थे, जनता पार्टी के ही सदस्य। इन्होंने ये कहा कि जो रूलिंग पार्टी है यानी जो जनता पार्टी है वो दलितों की उपेक्षा कर रही है, यानी दलितों के विकास के लिए कोई काम नहीं कर। तो इन्होंने दलित उत्थान के लिए एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सोची और पार्टी बनाई। उनके हिसाब से इस तरह से दलितों को राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, वो अपनी बातों को लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर में अपनी बातों को और मजबूत ढंग से कह सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ साथ हो क्या रहा है कि दलित पॉलिटिक्स सिर्फ सत्ता में आने का, सिर्फ रूलिंग पार्टी बनने का एक हथियार बनकर रह गया है। वास्तविकता यह है कि इससे किसी दलित का इमरजेंस हो नहीं रहा है, कोई इसको सोशल बेनिफिट मिल नहीं रहा है, कोई इसका इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हो रहा है। समझने की बात है कि ये इंस्पायर कहां से हुए। देखिए 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र का एरिया हो, चाहे साउथ इंडिया का एरिया हो, चाहे बंगाल का एरिया हो, यहां हर जगह पर हिंदू धर्म में जो भी इविल्स आ गए थे, जो भी कुरीतियां आ गई थी, उनको दूर करने के लिए तरह तरह के मूवमेंट चलाए जा रहे थे। तो जैसे महाराष्ट्र में भी उस समय साहू जी महाराज थे। साहू जी महाराज ने क्या किया था कि दलितों के उत्थान के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की थी। जो भीमराव अंबेडकर हमारे थे वो भी साहू जी की महाराज के स्कॉलरशिप से ही पढ़ पाए थे। तो ये इन लोगों से इंस्पायर थे। कौन? कांसीराम जी।
कांसीराम इसके फाउंडर थे। कांसीराम इन्हीं मूवमेंट से इंस्पायर थे जो दलित इमरजेंस की बात करती थी, और 1984 में क्या किया इसने, इन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियन माइनॉरिटी। इनका दावा है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं दलित समाज का, हमारे आदिवासी समाज का, यानी जो हमारे ट्राइब्स हैं, और जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, ये उनकी पॉलिटिक्स करते हैं और उनको उनका रिप्रेजेंटेशन देते हैं। बच्चों, जो अगली नेशनल पार्टी है हमारी, वो है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब यहां भी सीपीआई देख रहे हैं, लेकिन इसके सामने एम लगा हुआ है। ये भी है सीपीआई एम। दोनों का मतलब क्या है? एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक को सिर्फ कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। दोनों की विचारधाराएं, दोनों की आइडियोलॉजी सेम ही है। वो क्या रहा है देखिए, सीपीआई, सीपीआई यानी जिसमें एम नहीं लगा हुआ है, सिर्फ सीपीआई है, वो 1925 में फाउंड होती है। इसका गठन कब होता है? 1925 में एम एन राय करते हैं कानपुर में। जो सीपीआई एम है, इसका गठन होता है बेटा 1964 में। इसका गठन कब होता है? 1964 में कलकत्ता में। तब कोलकाता कलकत्ता ही था, और इसके जो फाउंडर थे वो थे एमएस डोंगे। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, विचारधारा सेम है, कुछ आपसी फूट के कारण ये दोनों पार्टियां अलग हो गई थी। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी। 1925 का जो टाइम ऑफ पीरियड था, याद करिए 1922, ये वह साल था जब नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट वापस ले लिया गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी के द्वारा। इसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय यानी इंडियन मूवमेंट के ऊपर दमनकारी चक्र चलाया। उसके एवोल्यूशन के लिए पूरी की पूरी आर्मी लगा दी। कांग्रेस के जितने भी नेता थे, या तो वो जेलों में ठूस दिए गए, या तो वो देश से बाहर भाग गए थे, या तो वो अंडरग्राउंड हो गए थे। तो 1922 से 1928 के टाइम ऑफ पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में नेतृत्व विहीन समय या काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय कोई बड़ा लीडर तो बाहर था। इसी बीच एम एन राय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये सोवियत रूस के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से इंस्पायर थी। ठीक ना? अब यहां पर एक बात समझिए कि कम्युनिस्ट का मतलब क्या है। ये बार बार कम्युनिस्ट आ रहा है। कम्युनिस्ट का मतलब है साम्यवाद, यानी एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें समानता यानी इक्वेलिटी, फ्रीडम, इन सब सारी चीजों पर बहुत जोर दिया है। कम्युनिस्ट राज्य के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। दे आर नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। वो नहीं मानते हैं कि कोई राजा होता है। कम्युनिस्ट मानते हैं कि जो शासन है, जो प्रशासन है, वो लेबर क्लास का होना चाहिए। लेबर क्लास का मतलब हो गया कि जो हमारा सर्वहारा वर्ग है, साथ ही साथ जो प्रॉफिट है, यानी जो बिजनेसेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, जो उद्योग धंधों में प्रॉफिट हो रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी की तरफ होना चाहिए, यानी समाज के सभी लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, होना क्या है, तो इस तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा जो है समानता पे बल देती है, यानी इक्वलिटी पे बल देती है। ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है जो डेमोक्रेसी पर आधारित हो और उसका इलेक्शन हो, यानी वो चुनाव पर भी आधारित हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, ये स्टेट के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते।
तो ये है हमारी कम्युनिस्ट सोच। अब देखिए 1964 में इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एक और कम्युनिस्ट पार्टी बनी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म। इन दोनों का प्रभाव हम देखेंगे तो साउथ में हमको देखने को ज्यादा मिलता है, ज्यादातर कोलकाता में। अब ऐसा क्यों है कि कम्युनिस्ट विचारधारा ज्यादातर कोलकाता में ही पाई जाती है? इसका एक रीजन ये है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में, यानी जो सेकेंड डिकेड था 90s का, इस समय जितने भी बंगालीज थे वो बाहर पढ़ने के लिए खासतौर से सोवियत, जर्मनी, इन सारी जगहों पर जाते थे और जहां कम्युनिज्म की पढ़ाई होती थी, और सबसे पढ़े लिखे लोग भी हमारे बंगाल में ही थे और वो समानता में भरोसा करते थे और साम्यवाद भी समाज को उसी तरफ ले जाने का एक सिस्टम।